हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले मेरे प्यारों, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों को एक हिंदी का ऐसा वायरल पेपर मेरे प्यारों कि जो 100% आपकी एग्जाम में बनने वाला है। कोड आप देख सकते हैं, कोड है 801 HF कोड है मेरे प्यारों, और इस कोड का पेपर 100% आपकी एग्जाम में छपने वाला है। और हिंदी का पहला ही पेपर मेरे प्यारों, और पहले ही पेपर में 95% लाकर मेरे प्यारों दिखा दो कि इस बार हिंदी का टॉपर आप ही हो, आपसे बेसिक कोई नंबर नहीं ला सकता है। लेकिन इतना एहसान करना है कि बहुत सारे बच्चे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो पाए। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सही से अनुक्रमा का नाम लिख दीजिएगा मेरे प्यारों। यूट्यूब पे हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगी 801 HF की, लेकिन कोई सोल्यूशन आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूं, ये भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं। पूरा के 70 तो 70 में 70 नंबर कराने वाला हूं। यहाँ पे इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय है 3 घंटे 15 मिनट, और 3 घंटे 15 मिनट पूरा का पूरा पेपर आपको करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे निर्देश है, निर्देश पढ़ के एक एक मैं बताता हूं आपको। देखिए निर्देश में पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे, रीड करोगे, और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करोगे। समझ में आ गया आपको पहला। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड तथा खंड ब में विभाजित है। सिंपल है, यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में। 2 खंडों में यह पेपर बना हुआ है। तीसरा है कि कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। सिंपल मेरे प्यार, जो खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, कितने बहुविकल्पीय रहेंगे वो भी बता देता हूं, 20। और 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उनका उत्तर OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का यूज कर सकते हैं, आप काले पेन का यूज कर सकते हैं उसको रंगने के लिए, लेकिन याद रहे कि बस पेन जो होना चाहिए आपको बाल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल वाली पेन नहीं लेकर जाना है आप लोगों को, बस इतना ख्याल रखिए। आगे बढ़ेंगे। चौथा कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें बता रहा है कि एक प्रश्न जो है ना 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल मतलब अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। सिंपल जवाब यही है। क्लियर है मेरे प्यारों। आगे देखिए पांचवा कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। ये भी बहुत सिंपल है। खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। मेरे प्यार बच्चों 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को। 5 मिनट तो बहुत हो गया, बस रंगना तो होगा। मैं पूरा का पूरा आंसर बता ही रहा हूं आप लोगों को। तो 5 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे, और बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड बम लगा दीजिएगा हल करने के लिए। चलिए लास्ट निर्देश देखिए। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कोई प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। मतलब जितना भी नंबर का प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरे प्यारों देखिए निर्देश था, निर्देश पूरा डिटेल में पढ़ के मैंने आपको बता दिया, कोई भी छूटा नहीं होगा। आप पेपर इधर से स्टार्ट है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए मेरे प्यार, जो पेपर यहां से स्टार्ट है, सबसे पहले क्या है, खंड अ आया है। खंड अ में भी सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है, बहुत सिंपल प्रश्न पहला दे रखा है। बोला यहाँ पे कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ये प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तो वैदेही वनवास की जो रचनाकार है, इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यार बच्चों, वह है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद जी हैं। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का सी भूलिएगा मत, याद कर लीजिए। दूसरा जो है वह है कि प्रयोगवाद के कवि हैं। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो प्रयोगवाद के कवि इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारों, जो वह है आपके अज्ञेय जी। कौन है, अज्ञेय जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों, जो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो भाव विलास के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, तो वह है आपके देव जी। कौन है, देव जी हैं भाव विलास के रचनाकार। तो तीसरे का जो है ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न पूछा गया है। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना, इन चारों ऑप्शनों में से वह है आपकी भूषण जी की। कौन है, भूषण जी की रचना है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां, क्या है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है, वह है आपके ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत जी। कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। डी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो यह है आपका मेरे प्यार जो आत्मकथा विधा की रचना है। नीड का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। इसलिए 6 का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां,
कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो शुक्ल युग के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो है श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। चार कथन आपके पास दिए हुए हैं, इन चारों कथन में से कोई ना कोई एक कथन सही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बोला है कि शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ शशांक जो है निबंध के रचनाकार आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। नोट कर लीजिएगा, शशांक के जो रचनाकार हैं वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी हैं, इसलिए गलत हो गया। दूसरा है कि आकाशदीप के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा जी। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि आकाशदीप जो है कहानी है और उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, इसलिए भी गलत हो गया। तीसरा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इसलिए भी गलत हो गया। चौथा है क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जी नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। वो क्या भूलूं क्या याद करूं एक आपका आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए चारों में से कोई भी सही नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो परीक्षा गुरु जो है किस विधा की रचना है? तो वह आपका उपन्यास विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वां, कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार इन चारों आसनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, क्योंकि बाण भट्ट की आत्मकथा उन्हीं की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है रचना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11वां, कि रस के कितने अंग होते हैं? एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो रस के कितने अंग होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो रस के तो चार अंग होते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12वां है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक नंबर के लिए प्रश्न है, किस अलंकार का उदाहरण है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो? तो यह जो मेरे प्यार जो रूपक अलंकार का उदाहरण है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13वां, कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यार बच्चों? तो 11 मात्राएं होती है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 मात्राएं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 14, कि निर्देश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। एक नंबर के प्रश्न है। तो निर्देश शब्द में अगर हम उपसर्ग की बात अगर हम करें मेरे प्यार बच्चों, तो हो जाएगा निर। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 का सी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15वां क्या है कि नीलगाय में कौन सा समास है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो नीलगाय में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपका कर्मधारय समास। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 16वां, कि खेत का तत्सम रूप है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो खेत का तत्सम रूप क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्षेत्र। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17वां क्या है, युष्मत शब्द का अगर हम पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप देखें तो कैसा होगा? तो युष्मत शब्द का अगर हम पंचमी विभक्ति बहुवचन का अगर हम रूप देखें तो युष्मत होगा। क्या हो जाएगा? युष्मत का मतलब यह है आपका सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 18वां है कि भाववाच्य में किसकी प्राधानता होती है? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो भाववाच्य में किसकी प्राधानता होती है? क्रिया की प्राधानता होती है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 19वां, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? एक नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो दो तत्व होते हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां देख लीजिए, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अपव्यय के नाम से जाना जाता है। किसके? अपव्यय पद के। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 मैंने बता दिया आप लोगों को। देखिए 5 मिनट लगेगा आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में, और 20 में 20 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रखा आपको। आगे बढ़ेंगे, इधर आपका दिया है खंड ब। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ है आपका खंड ब, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं 50 नंबर के। ठीक है, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न आया 21वां।
प्रश्न 21वां है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, गद्यांश 6 नंबर के लिए आता है क्योंकि 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलता है। और 2 गद्यांश देता है, एक क वाला, क वाला अगर नहीं कर पाएंगे आप एग्जाम में तो अथवा करके देखिए ख वाला दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। क वाला क्या है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह है गद्यांश। इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, 2 नंबर। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, 2 नंबर पक्का कराता हूं। 21वें का क का पहला, देखिए मैं लिखा भी हूं क्लास 10 हिंदी पेपर सोल्यूशन 801 HF। तो देखिए 21वें का क का पहला उत्तर लिखेंगे कि इस गद्यांश में, ठीक है, इस गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है। अगर वह कुसंग में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरणों का क्षय होता है, यदि वह सुसंगति में रहता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। यही है सारांश मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो गद्यांश का सारांश आपको लिख दिया। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर आपको दिया जाएगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति को उठाती जाएगी। इसका व्याख्या बताना पड़ेगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। देखिए व्याख्या नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरे का लिखेंगे कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अगर अच्छी होगी संगति तो वह हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बाह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है और जीवन को शुद्ध और सात्विक और क्या बनाती है, उन्नत बनाती है। यह उसका व्याख्या, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर यहां से भी हो गए क्लियर। तीसरा है कि सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इसका मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का मजबूत सहारा। क्या लिखेंगे, मजबूत सहारा। सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या होता है, मजबूत सहारा होता है, ठीक है। 2 नंबर यहां से भी आपके क्लियर हो गए। तो क वाला कर लीजिएगा, क वाला नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके ख वाला दिया है, ख वाला कर लीजिएगा। ख वाला क्या है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन वह ईर्ष्या करना कम कर देगा, ठीक है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर यहां से आपको मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहां मैं लिखा हूं अथवा करके, अथवा का ख का पहला उत्तर, पाठ का नाम तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, लेखक का नाम तो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। हो गया, 2 नंबर यहां से क्लियर हो गए। इसके बाद दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर दिया जाएगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी उसी दिन वो ईर्ष्या करना क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका हमें बताना पड़ेगा व्याख्या। चलिए व्याख्या लिखिए, इसका लिखेंगे दूसरे का उत्तर कि रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है और उसे उसी कमी या अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दिशा में मोड़ लेता है तो वह ईर्ष्या करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है। बस यही उसका व्याख्या लिखना है, कंप्लीट हो गया। तीसरा प्रश्न है कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है, 2 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो इसका भी उत्तर मैं बता देता हूं। इसका उत्तर नोट कीजिए कि लेखक सलाह देता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईर्ष्या से
बच सकता है। 2 नंबर यहां से भी क्लियर हो गए। तो चलिए, मैंने क और ख दोनों बता दिया, ठीक है। क वाला भी बता दिया कैसे का, अथवा करके ख वाला बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप एग्जाम में करोगे उस दिन, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22वें की तरफ। देखिए मेरे प्यार, जो प्रश्न नंबर 22वां क्या है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्यांश आ गया, अभी हमने गद्यांश देखा, ये पद्यांश है। पद्यांश भी आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए ही आता है। इसमें भी आपके क होते हैं, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके आपका ख वाला दिया था। हम दोनों का आंसर बताएंगे आपको। पहले क वाला देखिए, क वाला क्या है कि रानी में जानी अजानी महा, पबी पाहन हूं ते कठोर हियो है, राजहू काजू अकाजू न जाने हो, कयो ती यको जेही कान कियो हो। ऐसी मनोहर मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबो जोगू, इन्हें किमी के वनवास दियो है। ये मेरे प्यारो जो पद्यांश है, और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। पहला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो पहले बीसी का उत्तर देखेंगे। 22वें का क है, 22वें क का पहला, तो देखिए 22वें का क का पहला लिखेंगे संदर्भ हेडिंग डालने के बाद कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और यह पद्यांश उनके द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो मेरे प्यार बच्चों, तुलसीदास जी लिखे हैं, वनपथ शीर्षक से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है उसके कवितावली के। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल गया। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जहां तक अंडरलाइन किया गया है, तो यह 2 लाइन अंडरलाइन किया गया है, इसी का हमें क्या बताना है मेरे प्यार, व्याख्या बताना है। चलिए व्याख्या भी बताता हूं, व्याख्या नोट कीजिए यहाँ पे। दूसरे का उत्तर कि प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं, मैं जान गई कि रानी के कई महाअज्ञानी हैं, उसका हृदय जो है व्रज और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किए और पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया। इनकी सूरत मन को मोहने वाली है, हे सखी ये आंखों में बसाने योग्य है, फिर किस कारण से इन्हें वनवास दे गया है। बस यही है रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और है कि पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति है किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है, मतलब किस अलंकार का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। सिंपल जवाब देना कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, काम हो जाएगा आपका। अगर ये वाला नहीं करना चाहते हैं का वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके नीचे खवाला दिया है, खवाला कर लीजिएगा। खवाला क्या है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख करचा भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं लिखा भी हूं यहाँ पे अथवा करके और ख वाला, और ख का पहला है कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है, मतलब हल्दी घाटी शीर्षक से लिया गया है और श्याम नारायण पांडे जिसको लिखे हुए हैं। बस इतना ही काम करना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। इसका हमें व्याख्या बताना है। तो चलिए व्याख्या नोट कीजिए। देखिए दूसरा का व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए, लिखेंगे कि उस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों। अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। ये उसका क्या है, व्याख्या है। एक प्रश्न और बचा होगा, तीसरा कि उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। तो हम लोग लिखेंगे कि तीसरा का कि उपयुक्त पद्यांश में महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया, मतलब इस पंक्ति में महाराणा प्रताप जी का वर्णन किया गया है। अब दोनों मैंने बता दिया। देखिए 22वें का कवला भी मैंने बता दिया और 22वें का नीचे देखिए खवला बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आप याद करके जाते हो एग्जाम में। तो क और ख दोनों मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23वां देखिए मेरे प्यार, प्रश्न नंबर 23वां है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का मेरे प्यार गद्यांश आ गया और संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछता है।
देखिए दिया है 5 नंबर के लिए, या तो दिया है कि कौला कीजिए, या कौला नहीं कर पाते हो तो अथवा करके खौला दिया है। तो क और ख दोनों में से कोई एक ही करना है, तो पहले हम लोग कौला को देखते हैं, यहाँ तक है। कौला का पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो यह 23वें का क, ठीक है। तो देखिए 23वें का क लिखा हुआ है ना, 23वें का क सबसे पहले संदर्भ हेडिंग रहेगी। लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पंक्ति में किन चीजों के बारे में बात किया गया है, किन के बारे में बात किया गया है, उन्हें प्रसंग बोलते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि इन संस्कृत गद्यांश में वाराणसी की प्राचीनता और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है, और वर्तमान में भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान के द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी प्रसारित है। लिखेंगे वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशों में भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है, वो पूरे का पूरा मैंने व्याख्या बता दिया, मतलब उसका हिंदी का अनुवाद पूरा बता दिया। हो गया मेरे प्यारों, 5 नंबर यहाँ से क्लियर, ठीक है। अगर वो नहीं क वाला नहीं करना आप चाहते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ये ख वाला देख लीजिए, ख वाला का बता देता हूँ, ख वाला कर लीजिएगा एग्जाम में। क वाला नहीं कर पाते तो ख वाला कर लीजिएगा। चलिए तो ख वाला का देखते हैं। देखिए अथवा लिखा है ना, अथवा करके ख, ख का सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। यह है आपका संदर्भ है। इसके बाद हिंदी अनुवाद इसका हम लोग देखेंगे। तो हिंदी अनुवाद देख लीजिए। लिखेंगे कि ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता एक है और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। ये उसका हिंदी अनुवाद है। क्लियर है। 23वें का क और ख दोनों बता दिया। देखिए 23वें का क भी बता दिया, ख भी बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप एग्जाम में करके आओगे, जो आपको आसान लगेगा उसको कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 24वां क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का पद्यांश है और संस्कृत का पद्यांश भी देखिए क वाला दिया है, एक अथवा करके आपका ख वाला दिया है। तो क और ख दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो हम दोनों बताएंगे। पहले 24 का क देखेंगे, ठीक है। तो 24 का क वाला है, तो देखिए यहां से 24 का क सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनुयुक्ति विलासा पाठ से लिया गया है, मतलब अनुयुक्ति विलासा चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। यह प्रसंग है। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखने वाले हैं। हिंदी में अनुवाद लिखेंगे कि कमलिनी में बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। ठीक है, यह अनुवाद हो गया इसका मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। अथवा करके देखिए, यह दूसरा दिया हुआ है। अगर क वाला नहीं कर पाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों ख वाला कर लीजिएगा। तो देखिए अथवा, अथवा करके मैं ख वाला दिखाता हूं। मैं दोनों का सोल्यूशन बताने वाला हूं, ये भी छोड़ने वाला नहीं हूं। ख वाला देख लीजिए। अब ख वाला का सबसे पहले आप संदर्भ देखोगे। ख वाले का संदर्भ लिखोगे इसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के छांदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय पाठ से अंतर्गत आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद से उद्धृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस श्लोक में आरूढ़ी अपने पुत्र श्वेत केतु को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। इसके बाद फिर अगली हेडिंग रहेगी अनुवाद। अनुवाद लिखेंगे आरूढ़ी का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा कि हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो,
क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्मबंधु के समान न लगता हो। जो ब्रह्मांड अपने को ब्रह्मांड समझता है, ठीक है, ब्राह्मण कह रहा हूं, ब्राह्मण सॉरी, जो ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण समझता हो लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण न करता हो, उसे गुरुकुल जाना आवश्यक है, उसे गुरु लवास आवश्यक प्रतीत होता है। ठीक है, तो यह है उसका अनुवाद, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 25वां देखिए। प्रश्न नंबर 25वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 25वां जो है वह खंड काव्य है, और खंड काव्य आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए दिया गया है? 3 नंबर के लिए दिया गया है। और खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज आता है। किसके वाइज? जिला वाइज आता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य पूछा जाता है वही एग्जाम में करना होगा, कोई दूसरा कर दोगे 1 नंबर आपको नहीं देगा एग्जामिनर। तो देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको करना है। वैसे खंड काव्य तो बहुत सारे हैं, जैसे मुक्ति दूत आपको दे रखा है, नीचे ज्योति जवाहर दे रखा है, इसके बाद आप देखिए मेवाड़ मुकुट दे रखा है, इसके बाद अग्र पूजा है, जैव सुभाष दे रखा है, इसके बाद मातृभूमि मेरे प्यारे बच्चों, फिर कर्ण दे रखा है, फिर कर्मवीर दे रखा है, फिर तुमुल दे रखा है। मतलब ये सभी खंड काव्य अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिएगा कि कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है, वही याद करके जाइएगा। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 26, वो भी 26 का क है, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये जीवन परिचय आ गया, और जीवन परिचय आपके एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा गया है। 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे जो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, जयप्रकाश भारती जी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आपको लिखना है। मैं बता देता हूं आपको जयप्रकाश भारती जी का जीवन परिचय। तो चलिए नोट कीजिए जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय। कैसे आप नोट करोगे? लिखोगे, देखिए 26 का क का पहला जीवन परिचय लिखेंगे। श्री जयप्रकाश भारती का जो जन्म है मेरठ नगर मध्य वर्गीय प्रतिष्ठित परिवार में 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध कवि, ठीक है, प्रसिद्ध या कवि लिखिएगा, प्रसिद्ध कवि, पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी जो है वो व्यक्ति थे। इन्होंने मेरठ में अध्ययन कर बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और छात्र जीवन से ही समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में समाज सेवा की। मेरठ मेरठ में साक्षरता प्रसार के लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का निःशुल्क संचालन कर उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, फिर लिखेंगे मेरे प्यारे जो इनकी रचनाएं, कि भारत जी की अनेक मौलिक एवं लगभग 100 संपादित पुस्तकें हैं। इनकी उल्लेखनीय रचनाएं अग्रलिखित हैं। हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, ये दोनों पुस्तकें यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत हैं। विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा, चलो चांद पर चलें आदि, ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरे प्यारे 26 का क। इसके बाद एक ख, कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। अब ये कवि का जीवन परिचय आ गया, 5 नंबर के लिए भी रहता है। पहला है सूरदास जी, दूसरा मैथिली शरणगुप्त जी, और तीसरा है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इन तीनों लोगों में से किसी एक कवि का ही जीवन परिचय लिखना है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी जी का बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे है ख का तीसरा जीवन परिचय लिखेंगे, कि हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव वावई में हुआ। उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की, तत्पश्चात संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। लिखेंगे आगे कि प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। इसके बाद लिखेंगे चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं लिखी। सन 1921 से लेकर 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कारावास गए। सन 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्रताप पत्र का संपादन कार्य संभाला। साहित्य की महान साहित्य की महान सेवा के लिए सागर ने उन्हें मानद डी लीट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी सन 1959 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं की अगर बात करें तो चतुर्वेदी जी मुख्यतः एक सफल कवि हैं। हिम करिटनी, हिम तर्गिनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो गुंजे धरा आदि उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं।
ठीक है, यह है उनका जीवन परिचय, लिख लीजिएगा। या तो सूरदास जी का याद रहेगा तो सूरदास जी का लिख दीजिएगा, जो आसान लगेगा उसको कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। 27वां प्रश्न है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो 2 नंबर के लिए। तो चलिए मैं एक श्लोक आपको दिखा देता हूँ। देखिए 27वां श्लोक है, बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यह है मेरे प्यारे बच्चों श्लोक। यहां से क्लियर हो गया होगा। अगला है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28वां। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। आपके पास 4 प्रश्न हैं, 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देना है। तो मैं पहले और तीसरे का बता देता हूँ। देखिए मैं पहले का उत्तर बता देता हूँ और तीसरे का उत्तर बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। और एक नंबर, 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे, 2 नंबर आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 29वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इनमें से कोई ना कोई एक पे आपको निबंध लिखना है। 4 ऑप्शन है। पहला है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है आपका नारी शक्तिकरण, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है छत्र और अनुशासन। तो मैं स्वच्छ भारत अभियान पे आप लोगों को निबंध बता देता हूं और 7 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक संकेत बिंदु लिखना पड़ेगा कि प्रस्तावना, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य, तीसरा स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र, चौथा स्वच्छता अभियान से लाभ और 5वां उपसंहार। इन्हीं हेडिंगों को बनाकर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एक एक हेडिंग हम पे जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। देखिए सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी, प्रस्तावना रहेगी। तो आप पहली हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृष्टि में भारत की स्वच्छता की कमी है, अनेक क्षेत्रों में गंदगी का फैलाव दिखाई देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी क्लीन इंडिया का सपना देखते थे। उन्हीं के सपने को संदेश रूप में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया। इस अभियान से सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को गंदगी से मुक्त करने का संदेश दिया गया। यह प्रस्तावना में। दूसरी हेडिंग रहेगी स्वच्छता अभियान का उद्देश्य। लिखेंगे कि हमारे देश में शहरों के आसपास की कच्ची बस्तियों में, गांवों एवं ढाड़ियों के में शौचालय नहीं है। ठीक है, विद्यालयों में भी पेयजल एवं शौचालय की कमी है। इससे खुले में शौच करने से गंदगी बढ़ती है तथा पेयजल के साथ वातावरण भी दूषित होता है। गंदगी के कारण स्वास्थ्य खराब रहता है और अनेक बीमारियों पे नागरिकों की चर्चा करना पड़ता है। वर्तमान में देश में सेवा 11 करोड़ शौचालय की जरूरत है। अतः स्वच्छता भारत अभियान का पहला उद्देश्य शौचालयों का निर्माण करना तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना है। इसके बाद है तीसरा, स्वच्छता अभियान का व्यापक क्षेत्र। इसमें लिखेंगे केंद्र सरकार ने इस स्वच्छता अभियान को आर्थिक स्थिति से जोड़ा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को बीमारियों का सालाना 12-13 हजार रुपए का बोझ पड़ता है। यदि स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी और गरीब लोगों का अनावश्यक व्यय बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। लिखेंगे कि इस दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए एक पंचायत स्तर का अनुदान देना प्रारंभ कर दिया है। खुले में कूड़ा कचरा डालने और पॉलिथीन कैरी बैग पर रोक लगाने, मल जल की निकासी करने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने और विद्यालयों में शौचालय बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही गंगा यमुना नदियों की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद चौथी हेडिंग रहेगी आपकी स्वच्छता भारत अभियान से लाभ। लिखेंगे कि इस अभियान से सबसे बड़ा लाभ जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहेगा। लोगों को बीमारियों से मुक्त मिलेगी, दवाइयों पर अपव्यय नहीं करना पड़ेगा, सारा भारत स्वच्छ बन जाएगा। मतलब कि भारत जो है वह आपका स्वच्छ भारत बन जाएगा तो देशों में भारत की स्वच्छ छवि उभरेगी। प्रदूषण का जो स्तर है एकदम घट जाएगा और जल मल के उचित निस्तारण से पेयजल भी शुद्ध बना रहेगा। साथ ही अगर कृषि उपजों में भी क्या होगा, स्वच्छता बनी रहेगी। लास्ट हेडिंग आपका है उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि स्वच्छ भारत अभियान अभी प्रारंभिक चरण में है। इसे गांधी जी को 150वीं जयंती तक चलाकर देश को स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। सरकार के इस अभियान में जनता का सक्रिय सहयोग नितांत अपेक्षित है। प्रतिबद्धता रहेगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो 7 नंबर का भाई, इतना बड़ा लिखोगे तभी तो आप 7 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। चलिए
तो 29वां प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है इस पेपर का। 30वां प्रश्न है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि राज्य परिवहन निगम मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो चलिए मैं आपको अपने जन्मदिन पर मित्रों द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए ये वाला बता देता हूँ। 4 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों वही चीज, सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे। तो शहीद नगर आगरा, दिनांक पे लिखोगे प्रिय सखी मधु, स्वप्रेम नमस्कार। ठीक है। अब यहां से लिखना प्रारंभ करोगे कि मैं यहाँ कुशल से हूं और तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आ सकी लेकिन मेरे लिए मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूली। कल मेरे नाम से एक पार्सल आया था। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कहानियों की एक किताब थी। इस ज्ञानवर्धन और अत्यंत रुचिकर उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी कहानियां पढ़ डाली और उसने अपनी माता पिता और भाई बहनों को भी पढ़ाया। सबने तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा। इस उपहार को सबने बहुत उपयोगी भी बताया। बहुत बहुत आभार मित्र। निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन में शामिल नहीं हो सकी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब मैंने तुमने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य है, बाद में कुछ और। लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुमने मेरे लिए एक उपहार खरीदा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करो जिससे आगामी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर सको। अगर अवसर मिला तो मैं अवश्य तुमसे मिलने आऊंगी। अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श कहना और छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं कहना। तुम्हारी अभिन्न सहेली आरुषि। ठीक है, ऐसे आपको पत्र लेखन लिखना है। तो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह यह पेपर पूरा का पूरा समाप्त हो गया। पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन बता दिया। कोड है 801H। इसको तैयार कर लो। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूँ। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।